हेलो दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 4। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए 3 वीडियो बना दिया हूं। यदि आप पहले 3 वीडियो को देखेंगे तो हमारे चौथे लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आएगा और मैं आप लोग के लिए बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए, कल की क्लास में आप लोग इस फिगर को देखे होंगे, परमाणु की संरचना को। मैंने आपको बताया था कि परमाणु गोल घर है। परमाणु कैसा घर है? गोल घर है। और इस परमाणु के गोल घर में 7 तल्ला बिल्डिंग है और इस 7 तल्ले बिल्डिंग का सैर कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। और मैंने इस बात का जिक्र किया था कि किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो घूमता है वो 2n² के क्या घूमता है? बराबर। यानी फर्स्ट यदि सेल की मैं बात करूं तो यहां पे n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट सेल में कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। यदि सेकंड सेल की बात करें तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी स्क्वायर करके आपको 2 से क्या कर देना है? गुना कर देना है। यानी थर्ड सेल की बात करें तो 3 3 9 दूनी 18, यानी फोर्थ सेल की बात करें तो 4 4 16 दूनी कितना? 32। यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिट्स में क्या करता है? जंप करता है और कितना के बराबर होता है? 2n² के बराबर। इसके बाद मैंने बतलाया था आप लोग को कि परमाणु का जो आकार होता है वो 10 के पावर -10 मीटर होता है या 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होता है और 10 के पावर -10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। कभी कभी रिलेशन भी आपसे पूछते जाते हैं। इसके अलावा नाभिक का आकार जो होता है वो 10 के पावर -15 मीटर होता है। यदि आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के पावर -13 सेंटीमीटर आएगा, जिसे आप 1 फर्मी भी कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है हमारा कि 1 फर्मी में 10 के पावर -15 मीटर होते हैं। अब देखिए, रदरफोर्ड ने अल्फा कण से सोने की पतली पतल थीन गोल्ड प्लेट पे अल्फा कणों से बमबारी करवाया तो उन्होंने नाभिक का खोज किया। यानी यहां से प्रश्न आते हैं कि नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। आप लोग जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो पेन और कॉपी लेकर साथ में बैठें ताकि मैं कुछ बातों को बोलूं उसको आप लोग लिख लें और एग्जामिनेशन में 100% आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया और रदरफोर्ड ने अल्फा कण से सोने के पतली पतल थीन गोल्ड प्लेट पे बमबारी करवाया तो उन्होंने पाया कि अधिकांश किरण क्या होता है? पार कर जाता है और बहुत कम यानी 20,000 में 1 किरण लौट जाता था, जिससे उन्होंने बताया कि परमाणु का कुल द्रव्यमान जो है वो नाभिक में निहित होता है और नाभिक का खोज करने का दर्जा रदरफोर्ड को दिया जाता है। तो प्रश्न आपको आते हैं कि नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। नाभिक में कण पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ होते हैं उसमें घूमते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। आइए अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। तो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे लाइन डायग्राम बना दिया है, जिसमें आपके फर्स्ट डायग्राम में नेम ऑफ पार्टिकल कण का नाम है, सेकेंड सिंबल, थर्ड चार्ज और लास्ट कॉलम में आपका डिस्कवर्ड यानी खोजकर्ता। फर्स्ट आपके पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन का स्टार्टिंग अक्षर P है, इसलिए आप लोग P से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट्स करते हैं, सूचित करते हैं। और प्रोटॉन पे जो आवेश होते हैं धन आवेश होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव को हम लोग केटायन भी कहते हैं। और इसके खोजकर्ता हैं गोल्डस्टीन और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज 1886 में किए थे। अगली बात यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आप स्टार्टिंग अक्षर देख रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E और इस पे जो आवेश होता है नेगेटिव को आप लोग एनायन भी कह सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता थे जे थॉमसन और इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में किया। इसके बाद तीसरे का न्यूट्रॉन। आप लोग स्टार्टिंग अक्षर देख रहे होंगे, न्यूट्रॉन का N है इसलिए N से रिप्रेजेंट्स करते हैं। और न्यूट्रॉन पे ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, यानी ये जो पार्टिकल्स होता है उदासीन होता है, चार्जलेस होता है। और इसकी खोज किए थे जेम्स चैडविक 1932 ईस्वी में। देखिए, आपको मैं याद करने का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यदि आपके पास गोल्ड है, सोना आपके पास है, तो आप कैसे? पॉजिटिव। यानी प्लस का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। थॉमसन यानी गाल मुंह आपका थोस गया है तो यानी आप नेगेटिव में चले गए हैं, यानी थॉमसन किसके खोज किए? इलेक्ट्रॉन का।
और चैडविक, विक मतलब कमजोर, ना तो आपके पास प्लस है ना तो आपके पास माइनस है। तो मैं आपको इस प्रकार से याद करने का कॉन्सेप्ट बताया। अब देखिए यहां पे जो आप कक्ष देख रहे हैं, ऑर्बिट देख रहे हैं, तो ऑर्बिट से परमाणु में और भी छोटे पार्ट होते हैं। जैसे मुख्यमंत्री से छोटे पद को क्या कहेंगे? उप मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति से छोटे पद को क्या कहेंगे? उपराष्ट्रपति। उसी प्रकार से कक्ष के छोटे भाग को क्या कहेंगे? उपकक्ष, जिसे हम लोग कहते हैं सब ऑर्बिट। और सब ऑर्बिट में भी क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं 2n² के बराबर, उसी प्रकार से सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं 4l+2 के बराबर। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसेल या सब ऑर्बिट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं उपकक्ष। यानी उपकक्ष क्या होता है? कक्ष का छोटा भाग। जैसे मैंने अभी बताया राष्ट्रपति का छोटा भाग उपराष्ट्रपति कहलाता है, ठीक उसी प्रकार से कक्ष का छोटा भाग क्या कहलाता है? उपकक्ष। अब आप लोग सभी लोग जानते हैं कि उपकक्ष होते हैं 4। कौन कौन होते हैं? फर्स्ट एस होते हैं, सेकंड पी, और थर्ड डी, और चौथे होते हैं आपका एफ। सबसे पहले सबसेल को याद करें, एस, पी, डी और एफ। एक बार बोल कर देखिए, एस, पी, डी और एफ, यानी एस, पी, डी, एफ आपके सबसेल हो गए। अब देखिए यहां पे एल वैल्यू, जिस प्रकार से आप इसमें ऑर्बिट्स में कक्ष को n के द्वारा रिप्रेजेंट्स कर रहे थे, यानी ऑर्बिट्स को आप n से रिप्रेजेंट्स कर रहे थे, तो सब ऑर्बिट को l के द्वारा रिप्रेजेंट्स किया जाता है। और मैंने आपको बताया कि परमाणु गोल घर है और इस गोल घर में इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी कहने का अर्थ है कि परमाणु गोल घर है और सतल्ला बिल्डिंग है, तो इसके सीढ़ी का नाम है एस, पी, डी और एफ। अब आप लोग बताइए कि परमाणु में सतल्ला बिल्डिंग की सैर करने के लिए आपके पास 4 सीढ़ी हैं, एस, पी, डी और एफ। अब आप लोग बताइएगा पहला सीढ़ी जो होता है वो किसके कांटेक्ट में होता है? तो पहला सीढ़ी होता है अर्थ के कांटेक्ट में, और अर्थ की कांटेक्ट में किसी भी वस्तु का मान क्या होता है? 0। आप लोग पढ़े होंगे कि विरामा अवस्था में स्थित किसी भी वस्तु का मान क्या होता है? 0। यानी पहला सीढ़ी जो एस है तो इसका एल वैल्यू कैसे याद रखेंगे? 0। कि अब देखिए दूसरा सीढ़ी, तो दूसरा सीढ़ी किसके कांटेक्ट में होगा? पहला के कांटेक्ट में। तीसरा सीढ़ी किसके कांटेक्ट में होगा? तो दूसरा के कांटेक्ट में। चौथा सीढ़ी किसके कांटेक्ट में होगा? तीसरा के कांटेक्ट में। यानी तीसरा को हटा देंगे तो चौथा सीढ़ी खुद क्या होगा? गिर जाएगा। यानी आपको बस किसी प्रकार से याद कर लेना है। मैं इतने जो आपसे बातें बना रहा हूं, बस आपको याद करने का मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि आप लोग याद रखेंगे कि उपकक्ष 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ। और एस का एल वैल्यू 0 होता है, पी के लिए 1 और डी का 2 और एफ का कितना? 3। अब हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन का। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4l+2 के क्या होते हैं? बराबर। अब यहाँ पे आप L का वैल्यू S के लिए कितना पुट करेंगे? 0। यदि P का इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो L के स्थान पर कितना पुट करेंगे? 1। यदि D का निकालना होगा इलेक्ट्रॉन तो L की जगह पर कितना पुट करेंगे? 2। यदि F का निकालना होगा तो L की जगह पर कितना पुट करेंगे आप लोग? 3। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकाल कर देखते हैं। यानी S के लिए तो आपका फॉर्मूला है किसी भी सबसेल के लिए 4l+2। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 4 तो 4। अब देखिए L, S के लिए L वैल्यू कितना पुट करेंगे? 0 और प्लस कितना पुट करेंगे? 2। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन आएगा? 2। इस प्रकार से अब हम लोग P को देखते हैं। P का भी फॉर्मूला वही लगाएंगे, 4l+2 है ना। अब देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पे 4 तो 4। अब यहाँ पे P के लिए L का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 1। तो 1 पुट करेंगे तो 1 और प्लस 2। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, और 4 और 2 कितना हो गया? 6। यानी P में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। इसी प्रकार से जब आप D का कैलकुलेट करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 और 2 कितना आएगा? 10। इसी प्रकार से जब आप 1 का कैलकुलेट करेंगे तो 4 12 और 12 और 2 कितना आएगा? 14। अब देखिए मैंने आप लोग को यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रॉन्स। यानी आप किस प्रकार से याद करेंगे, हमारी बात को सुने। सबसे पहली बात, सबसेल कौन कौन होते हैं? S, P, D और F। अब S, P, D, F का L वैल्यू कितना होता है? तो S का 0, 1, 2 और 3। अब इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा करें। S में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। P में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। D में 10 और F में 14। देखिए फिर से, S में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। 2 में 4 जोड़िए 6, 6 में 4 जोड़िए 10, 10 में 4 जोड़िए 14। यानी 4-4 के अंतराल पे है। यानी यदि आप S का याद कर लिए तो उसमें 4-4 जोड़ते जाएंगे
तो आपकी सभी सब सेल का इलेक्ट्रॉन्स निकलता जाएगा। जैसे s का 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, तो 6 किसका हो गया, p का। 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 किसका हो गया, d का। अब 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रकार से याद कर लेंगे s, p, d और f। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन। मैं इस बात को इसलिए इतने बार रिपीट कर रहा हूं ताकि इसी पे आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न होते हैं, और यदि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन का जवाब आप एग्जामिनेशन में सफलपूर्वक दे पाएंगे। अब आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बहुत से विद्यार्थियों का कंफ्यूजन बना होता है, लेकिन मैं आपको बतलाता हूं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने के बाद आपको कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। आइए अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमता था, 2। मैंने आपको बताया कि एक कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमता है, एक उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमता है। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आप लोग देख रहे हैं क्योंकि इसका स्क्वायर करना था। दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्ष में 18 और चौथे में 4 चौके 16 दूनी 32। इस प्रकार से मैं बता रहा हूं। और पांचवें में 5 5 25 दूनी 50। अब बोलिए कक्ष के अलावा उपकक्ष में भी इलेक्ट्रॉन घूमता है, यानी पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो आप लोग बताइए कि पहले कक्ष में कौन उपकक्ष होंगे, यानी पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले कक्ष में उपकक्ष कौन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन वाला कौन उपकक्ष है, s। यानी पहले कक्ष में आपके कौन उपकक्ष होंगे, s। तो 1 में आप लोग क्या लगे आएंगे, केवल क्या, s। अब इसके बाद देखिए दूसरे कक्ष में, तो दूसरे कक्ष में 2 दूनी 4 दूनी कितना होता था, 8। तो दूसरे कक्ष में कौन कौन उपकक्ष होंगे, तो 8 किसको जोड़ कर आएगा, s को और p को। 6 और 2 कितना, 8। यानी दूसरे कक्ष में देखिए, दूसरे कक्ष को 2 बार लिखा गया है ना, यानी दूसरे कक्ष में s और क्या जाएगा, p जाएगा। अब देखिए तीसरे कक्ष में 3 3 9 दूनी 18। अब 18 के लिए कौन कौन जाएगा, तो 6 और 2 8 और 10 कितना, 18। यानी तीसरे कक्ष में आपके उपकक्ष जाएंगे, s जाएंगे और p जाएंगे और कौन जाएंगे, d जाएंगे। यानी तीसरे कक्ष में आपके उपकक्ष जाएंगे, s जाएंगे, p जाएंगे और कौन जाएंगे, d जाएंगे। अब हम लोग चौथे की चर्चा करते हैं। चौथे में कौन कौन जाएंगे, यदि चौथे कक्ष को आप देखिएगा तो चौथे में कौन कौन जाएंगे, 4 चौके 16 दूनी 32। देखिए सारा एकदम सेटिंग है। अब 32 कैसे आएगा, 6 और 2 8, 8 और 10 18 और 18 और 14 कितना, 32। यानी चौथे में आपके जो उपकक्ष जाएंगे, s जाएंगे, p जाएंगे, d जाएंगे और क्या जाएंगे, f जाएंगे। अब पांचवें में इसी प्रकार से s जाएंगे, p जाएंगे, d जाएंगे और f जाएंगे। अब छठे में केवल s, p और d और सातवें में s और p। अब आप बोलेंगे कि सर आप ना 5 को तो 5 बार लिखना चाहिए था, 6 को 6 बार लिखना चाहिए था, 7 को 7 बार लिखना चाहिए था। तो मैं ऐसा नहीं लिखा हूं, क्यों, क्योंकि अभी तक आपके आवर्त सारणी में ज्ञात कुल तत्वों की संख्या 118 है। इसलिए आप याद रखेंगे 1 को 1 टाइम लिखना है, 2 को 2 टाइम, 3 को 3 टाइम, 4 को 4 टाइम, 5 को 4 टाइम, 6 को 3 टाइम। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का ट्रिक समझ लीजिए, 1 को 1 बार लिखना है, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार, 5 को 4 बार, 6 को 3 बार, 7 को 2 बार। अब आप लोग देखिए 1 को 1 बार, तो 1 में कौन जाएगा, s। 2 को 2 बार, तो 2 में कौन जाएगा, s और p। 3 को 3 बार, तो 3 में कौन जाएगा, s p d। 4 को 4 बार, तो 4 में कौन जाएगा, s p d और f। 5 को 4 बार, यानी s p d और f। 6 को 3 बार, तो s p d। 7 को 2 बार, तो s और p। यानी जब भी कभी भी आप ऑर्बिट में सब ऑर्बिट इंक्लूड करेंगे तो स्टार्टिंग से इंक्लूड करेंगे। यानी 1 टाइम, तो 1 में क्या लगाना, s। 2 टाइम, तो 2 में s और क्या लगाना है, p। 3 टाइम, तो s p और d। 4 टाइम, s p d और f।
4 टाइम तो sp_d और f, 6 3 टाइम तो sp_d, 7 2 टाइम s और p। तो इस प्रकार से आप लोग उम्मीद करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख गए होंगे। अब मैं इसका प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट जल्दी से लेंगे। तो आइए दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। मैंने आपको टेबल क्या बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, 1 को एक बार लिखना है। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े था ना, 1 का 1, 2 2 3 3, तो हमारे यहाँ केमिस्ट्री में ना 1 का 1 1 ही को 1 होता है, 2 का 2 2 गो 2, ये पहाड़ा याद रख लीजिएगा। 3 का 3 3 गो 3, यानी 3 को कितने बार लिखना है, 3 बार। 4 का 4 4 को 4, यानी 4 को कितने बार लिखना है आपको, 4 बार। इसके अलावा 5 को भी आपको कितने बार लिखना है, 4 बार ही लिखना है। और 6 को कितने बार लिखना है आपको, 3 बार लिखना है। और 7 को आपको 2 बार लिखना है। तो इस प्रकार से आप टेबल याद रखेंगे। 1 को 1 टाइम, 2 को 2 टाइम, 3 को 3 टाइम, 4 को 4 टाइम, 5 को 4 टाइम, 6 को 3 टाइम और 7 को 2 टाइम। ये हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, मैं आपको बता रहा था कि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कौन जाता है, s, यानी पहले सेल में कौन गया, s। इसके अलावा दूसरे में मैंने आपको क्या बताया कि 2 बार, तो स्टार्टिंग से जाएगा, यानी पहले s जाएगा, फिर क्या जाएगा, p, यानी दूसरे में जाएगा s और क्या जाएगा, p। देखिए दूसरा समाप्त हो गया। जब भी कभी भी नया सेल स्टार्ट होगा तो आपको कहां से स्टार्ट होगा, s से, यानी तीसरी कहां से स्टार्ट होगा, s, और s के बाद क्या होता है, p, और p के बाद क्या होता है, d। तीसरा खत्म हो गया। अब चौथा आ गया, तो चौथा कहां से स्टार्ट होगा, s, चौथा है तो s के बाद क्या होता है, p, फिर चौथा है तो p के बाद क्या होता है, d, फिर चौथा है तो d के बाद क्या होता है, f। चौथा समाप्त हो गया। अब पांचवा, तो पांचवा में पहले क्या लगेगा, s लगेगा। अब पांचवा फिर है तो s के बाद p लगेगा, पांचवा फिर है तो d लगेगा, पांचवा फिर है तो क्या लगेगा, f लगेगा। अब छठा स्टार्ट हो गया, तो छठा को कहां से स्टार्ट करेंगे, s के बाद क्या होगा, p, है ना। अब फिर छठा है तो p के बाद क्या होगा, d। छठा समाप्त हो गया, तो जब भी समाप्त होगा तो स्टार्ट कहां से करना, s से। अब 7 के साथ क्या लगाएंगे, s, और 7 के साथ क्या लगाएंगे, p। अब आप लोग देखिए, मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कुछ उदाहरण आप लोग के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि आपके माइंड में ना 100% सेट हो जाए। यदि आप सेट कर लेते हैं तो कभी आप भूलेंगे नहीं। आई हाइड्रोजन, और कल की क्लास में मैंने आपको और भी बताया था कि परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या बराबर होता है। तो किसी भी तत्वों का जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन को कक्ष और उपकक्ष में बांटना ही कहलाता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का शाब्दिक अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनों का बांटना। तो आइए बांटते हैं। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 1 है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1s। अब देखिए हमारी एक बात और सुन लीजिए, यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो कम डालना है, यदि इलेक्ट्रॉन पूरा होगा तो आपको पूरा डालना है, और आपको कम कब डालना है, लास्ट में। और एक चीज याद रखेंगे कि आपको इलेक्ट्रॉन में कमी कब करना है, जब इलेक्ट्रॉन उस तत्व के पास मौजूद नहीं होगा। यदि मौजूद होगा तो सब सेल में इलेक्ट्रॉन भरने में आपको कमी नहीं करना है, और इलेक्ट्रॉन आपको बचाना भी नहीं है। तो आइए हम लोग भरते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो पहला 1s, s की कैपेसिटी तो 2 इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन आपके पास है कितना, 1, इसलिए इसकी क्या लिखेंगे, 1s1, इसलिए इसका विन्यास क्या लिखेंगे, 1s1। अब दूसरा देखते हैं, हीलियम। हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2, तो यहां पे सबसे पहले क्या है, 1s, है ना, तो 1s, s का कैपेसिटी 2 है और इसके पास भी 2 है, तो क्या लिखेंगे, 2। अब बार बार इस ग्राफ को देखते नहीं रहेंगे, मेरे माइंड में सेट हो गया है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। 1 के साथ s लगता है, 2 के साथ s भी लगता है, 3 के साथ s पे d लगता है, 4 के साथ s पे df लगता है ना। तो आइए अब हम बिना देखे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1s। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या s का कैपेसिटी 3 रखने का है, नहीं,
जब ये फुल हो जाएगा तो आपका अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा नए सब सेल में, है ना। यानी s के पास कितना 2, अब इसके पास रेस्ट इलेक्ट्रॉन कितना बच गया 1, तो 1s कंप्लीट हो गया। तो 1s के बाद क्या है 2s, तो 2s लिखेंगे। अब s का कैपेसिटी तो फिर 2 है, लेकिन यहाँ पे बच कितना रहा है 1, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आप डाल दिए हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे 2s1। अब 2 और 1 3, ऊपर माथा जोड़ देना है और माथा टंगरी के बराबर हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका कंप्लीट हो गया। अब बेरिलियम का 4, अब क्या लिखेंगे पहले 1s, तो 1s कितना 2, अब इसके पास 2 और बच रहा है, तो 1s कंप्लीट हो गया तो क्या होगा 2s। अब s का कैपेसिटी 2 होता है और 2 और 2 कितना 4। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको ना यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा तो इसमें कमी नहीं करना है, और यदि कम होगा तो कमी कर सकते हैं। जैसे लिथियम में यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन था और इसका कैपेसिटी 2 है, तो है ही नहीं, तो लास्ट में कितने डालें 1। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, तो ऐसा नहीं कि 2s1 करके हम आगे बढ़ जाएंगे 2p1 में, ऐसा नहीं करना है। जब तक ये फुलफिल्ड नहीं होगा तब आपको आगे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अब बेरिलियम का देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास कितना 5, तो पहले क्या लिखेंगे 1 को 1 टाइम, बताया ना 1 को 1 टाइम, और 1 के साथ क्या लगता है s, s कितना खाता है 2, एकदम आराम से। फिर 2 में क्या लिखेंगे पहले s, और s कितना खाता है 2, और 2 और 2 कितना 4, अभी भी 1 बच रहा है, तो 2 के साथ s लगा दिए हैं, तो 2 के साथ s के बाद क्या लगता है p। यदि आप पहली बार बना रहे हैं तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और यदि बार बार आप प्रयास कर लेते हैं ना तो बिना देखे आप दम 100% इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। अब 2s के बाद क्या होता है 2p, है ना, तो 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया 5, और यहाँ 5 बराबर कितना हो गया 5। अब कार्बन को देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे पहले 1s2, अब 1s समाप्त हो गया, अब क्या आएगा 2s2, है ना, 2 2 4, अब s समाप्त हो गया तो p आएगा 2 4। p का कैपेसिटी तो 6 इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन आपके पास बच कितना रहा है 2, तो जितना बचेगा उतना डाल दीजिएगा, ऐसा नहीं कि 6 डाल दीजिएगा। 2 4 6, आपके ऊपर वाला को काउंट करना है और नीचे वाला जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएगा, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा। अब ऐसा नहीं कि आपको बस मिला देना 6 तो इधर 6 नहीं, आपको ना इस रूल का प्रयोग करना है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तब सही होगा। जैसे नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन का क्या लिखेंगे 1 को 1 टाइम, तो 1s क्या लिखेंगे 2, अभी भी इसके पास 5 बच रहा है, तो 1 के बाद किसका होगा टेबल 2, तो 2s2, 2 और 2 कितना 4, अभी भी 3 बच रहा है, तो अब क्या आएगा 2p। अब p का कैपेसिटी तो 6 इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन हमारे पास बच कितना रहा है यहाँ पे 3, क्योंकि 4 भर दिए है ना, तो 4 और 3 कितना 7। अब ऑक्सीजन को देखेंगे इसी प्रकार से, तो क्या लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p कितना 4। इसी प्रकार से फ्लोरीन का लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p कितना 5। नियॉन का लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p कितना 6, क्योंकि 6 2 8 2 कितना 10। अब सोडियम का देखिए, सोडियम में क्या करते हैं बच्चे 1s2, 2s2 और 2p7 लिखते लिखते कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे 2 और 2 4 और 7 4 11, यहाँ भी 11 हुआ, लेकिन ऐसा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि p के पास इलेक्ट्रॉन 6 से ज़्यादा नहीं होता है, और आप यहाँ पे 7 भर दिए हैं, तो 7 नहीं भरना है 6 भरना है। अब 2p कंप्लीट हो गया तो किसका टेबल आएगा 3 का। मैं बताया कि 2 के टेबल के बाद किसका आता 3 का, ऐसा आप लोग देख भी रहे होंगे कि 2p के बाद क्या आता 3s, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3s1, 10 और 1 कितना आ गया 11। इसी प्रकार से आप मैग्नीशियम का लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s कितना 2, 12 हो गया। इसी प्रकार से आप एल्युमिनियम का लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और क्या लिखेंगे 3p क्या 1, है ना। देखिए 2 4 10 12, p के पास होता है तो 6, लेकिन बच रहा था मेरे पास 1, तो 12 और 1 कितना हो गया 13। अब अगली बात 14 का लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2, है ना, 12 2 कितना 14। अब फास्फोरस का आप लोग लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, 1 को 1 टाइम लिखना है एकदम आराम से, 2 को 2 टाइम लिखना है, और गिनते जाना है कि कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। 3 को 3 टाइम लिखना है, 2 4 10 12, अभी 3 और बच रहा है, तो 3s के बाद किसका होता है 3p, तो 12 और 3 कितना हो गया 15। अब सल्फर का देखेंगे 16 है, एकदम आराम से 1 को 1 टाइम, 1 के साथ क्या लगता है s लगता है, 2 को 2 टाइम, 2 के साथ पहले s लगता है, 2 के साथ फिर p लगता है, गिनते भी चलना है मन में, 2 4 10
अब आपके पास 6 बच रहा है तो 3 का टेबल स्टार्ट करेंगे। 10 और 2 12, अभी भी 4 बच रहा है तो 12 और 4 कितना 16। आपको इतना प्रैक्टिस करने के बाद आएगा। आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप में निखार आएगा, आप 100% सीख जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपको नहीं आएगा ना तो पीजीटी हो या टीजीटी केमिस्ट्री हो, आपसे प्रश्न छूटेंगे और यही आपका बेसिक है। तो अगली देखिए, क्लोरीन को आप लोग इसका लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे क्लोरीन तो 1 1 टाइम लिखना है, 2 2 टाइम लिखना है। आपका हाथ, पेन, दिमाग सब चलेगा कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। आप कुछ भी बोलेंगे और लिखते जाएंगे तो सही लिखाएगा। अब 10 हो गया, और 10 के बाद क्या होगा? 10 2 12, अब 12 अब 5 कितना हो गया 17। अब 18 का लिखना है तो इसी प्रकार से आप लिखेंगे 1 को 1 टाइम, 2 को लिखेंगे 2 टाइम, 3 को लिखेंगे 3 टाइम, तो 12 और 5 कितना हो गया 17। तो इस प्रकार से हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अफबाउ का सिद्धांत और हुन्स रूल। अफबाउ कोई आपके वैज्ञानिक नहीं है बल्कि जर्मन वर्ड है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप हमारे वीडियो को अच्छी तरह से बार बार देखें, 2 बार देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क आपकी पीजीटी और टीजीटी को, केमिस्ट्री को मैं पढ़ाऊंगा। तो आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों।